हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बहुत अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं और ज़ाहिर है कि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ सबकी नज़रें हैं। आज सुबह एक तरफ तो निहाल हाशमी साहब का फ़ैसला हुआ, उनको हथकड़ी लगी और जिस तरह से आपने देखा उनकी जो माफ़ी थी वो कबूल नहीं हुई। उसके बाद ही ये कोर्ट ने फ़ैसला किया, 2 जजेज़ ने, और तीसरे जज जो थे वो खामोश रहे। ये फ़ैसला हुआ कि उनको ना सिर्फ सज़ा दी जाएगी बल्कि उनकी नाअहली भी होगी और वो हो गई। उसके बाद शाहरुख जतोई का केस भी हुआ, उसमें बहुत ही काबिल सताइश काम हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किया, जिसमें कि उन्होंने मंसूख एलबी और बाकी जो उनका आपस में जो तय हुआ था मामला। सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से इस वक्त जो है वो फैसले कर रही है। निहाल हाशमी साहब का जो फैसला था उसके ऊपर बहुत सी मुख्तलिफ आरा आ रही हैं। मसलन ज़ाहिर है कि उनकी पार्टी, उनकी जमात के लोग जो सोशल मीडिया पे कह रहे हैं वो ये कि भाई ये फ़ैसला गलत था, जब माफ़ी मांगी थी तो माफ़ी दे देनी चाहिए थी, तौबा का दरवाज़ा खुला रहना चाहिए। इसी तरह से जो उनके मुखालिफी कि इनको इससे ज़्यादा सख्त सज़ा होनी चाहिए थी, जो कि कम अज़ कम 6 महीने, ज़्यादा 1 साल हो सकती है तौहीन अदालत के अंदर। बहरहाल इस फैसले को किस नज़र से देखा जाए, हम आईनी माहिरीन के साथ इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। लेकिन थोड़ी देर पहले तलाल चौधरी साहब जो हैं उनके खिलाफ भी एक नोटिस आ चुका है, और किस किस के खिलाफ आएगा, क्योंकि बड़े ही शोला बयान किस्म के बयानात आते रहे हैं कोर्ट के खिलाफ। ज़रा सुनिएगा, हम आपको सुनवा कौन क्या क्या किस किस वक्त कहता रहा है और उनके खिलाफ क्या फैसले आ सकते हैं, तौहीन अदालत लग सकती है या नहीं, जरा सुनिएगा। हिसाब लेने वालों, हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। कान खोल के सुन लो, हमने छोड़ा नहीं तुमको। आज हाजिर सर्विस हो, कल रिटायर हो जाओगे। तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे खानदान के, पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे हम। ये नवाज शरीफ को एहल करके भेजे और तुम ना एहल कर दो। ये 5 जजों वाले बेंच को इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। काम का तराजू जमहूरियत को करने के लिए इस्तेमाल होता रहेगा। नवाज शरीफ को इक़्तिदार के ऐवानों से निकाल दोगे, दिलों से कैसे निकालोगे? नवाज शरीफ किसी कमजोर और चबाए जाने वाले चने का नाम नहीं है, और जो हमें चबाने की कोशिश, उसके दांत टूट जाएंगे। हम लोहे के चने हैं। और ये बात किसी जज्बात में मैं नहीं कह रहा, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लें। लोहे के चने चबाने की कोशिश न करें, दांत टूट जाएंगे। एक दौर वो था जब काबे में अदालत जो सबसे बड़ी ऊंची अदालत है, वहाँ भी पीसीओ के बुत बने हुए हैं। मियां नवाज शरीफ, इनको निकालो। तलाल चौधरी साहब, अब आपकी बारी है क्योंकि नोटिस हो गया है। होगा क्या हो सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब आरिफ चौधरी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मारूफ कानूनदान है। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ जनाब इरफान कादिर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल और एक जाना माना से मौजूद होंगे। जनाब अली अहमद कुर्द साहब, जो कि अगेन एक बहुत बड़ा नाम और आज़ादी अदलिया की तहरीक में बहुत इनका किरदार भी है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से। बहुत बहुत शुक्रिया। सदीकुल फारूक साहब भी, जिन्हें कल जो PMLN से इनका ताल्लुक है, कल मतरूका इमला तौर पर इनको बरतरफ किया गया अदालत की तरफ से, वो भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले मैं अली अहमद कुर्द साहब आपसे शुरू करना चाहती हूँ। कुर्द साहब, आप क्या देखते हैं, निहाल हाशमी को सज़ा गलत हुई, सही हुई, इसके ऊपर आपका ओपिनियन क्या है सर? वास्मा शिराजी साहब, बहुत बहुत मेहरबानी। मेरे ख्याल में निहाल हाशमी को सज़ा हुई है वो ज़्यादती है। और आज मैं उस वक्त सिंध हाई कोर्ट बार में बैठा था और साफ ज़रा सारे वकील मौजूद थे। सबकी राय ये थी कि ये सिर्फ़ इसलिए मारा गया कि एक गरीब तबके से इसका ताल्लुक़ है, और ये निहाल हाशमी साहब की सज़ा जो है
اور صرف یہ 1 مہینے کی سزا نہیں ہے، صرف 50,000 روپے فائن کی بات نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے فار کمپلیٹ 5 ایئرز، یہ ہے کہ ایک ٹرینڈ آج سیٹ کرنے کی ایک ابتدا ہے۔ اس کے بعد یہ سارا سسٹم اور یہ سارا جتنے بھی کیسز ہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ کے حوالے سے، جتنے نوٹسز ایشو ہوئے ہیں، لاہور ہائی کورٹ نے بھی اپنے نوٹسز جاری کر دیے ہیں، اسلام آباد نے بھی کیے ہیں، اور سپریم کورٹ نے بھی نوٹسز ایشو کر دیے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں میرے لحاظ میں ایک سیاسی آدمی ہوں، سیاسی آدمی میں صرف وکیل ہونا کی بات میں نہیں کرتا، میں ایکٹیوسٹ کے حوالے سے بات کرتا ہوں، اور صاف ظاہر ہے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ وہ جو ایجیٹیشن کی پالیٹکس سے زیادہ کنسرن رہا ہے، زیادہ انوالو رہا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں راستے پہ ہم جا رہے ہیں، یہ اس ملک میں ایک بہت بڑی پیدا کرے گا۔ تو میرے لحاظ میں بحیثیت ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے، بحیثیت ایک وکیل کے، اور بحیثیت اس ملک کے ایک شہری کے، میں نیال ہاشمی صاحب کی سزا کے اوپر جو ہے میں پروٹیسٹ کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں حالات کے حوالے سے یہ سزا نہیں ہونی چاہیے تھے۔ ٹھیک، بالکل سر، آپ کا پروٹیسٹ ہو گیا، اور ظاہر ہے اس کے اوپر ہم آگے مزید بھی بات کریں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہم ایک کنٹرول ڈیموکریسی کی طرف بڑھے ہیں اور اس میں عدالت کو بنایا جا رہا ہے۔ لیکن عرفان قادر صاحب، کیا جو زبان لب و لہجہ نہال ہاشمی صاحب استعمال کر رہے تھے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہو سکتی تھی، اور کیا ان کو کیوں معافی ملنی چاہیے تھی؟ یہ ایک سوال آج اٹھایا جا رہا ہے۔ جی، نہال ہاشمی صاحب کا جو لب و لہجہ ہے اس کی تو ڈیفینیٹلی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس بینچ کے خلاف نہال ہاشمی صاحب نے انجسٹیفائیڈ الفاظ کا استعمال کیا تھا، ایٹ لیسٹ اس بینچ میں سے کسی جج صاحب کو خود بیچ میں بیٹھنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ جسٹس ٹو بی ڈن بٹ شوڈ بی سین ٹو بی ڈن۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت سارے اور بھی کنٹیمپٹ کے میٹرز پینڈنگ ہیں، اور جو کہ اس سے اس میگنیچیوڈ بہت زیادہ ہیں۔ مثلا وہ انسپیکٹر جنرل پولیس جن پہ کہ ایلیگیشن یہ تھی کہ انہوں نے جسٹس افتخار چودھری کو ان کی موجودگی میں پولیس نے بالوں سے گھسیٹا، ان پہ تو آج تک کنٹیمپٹ جو ہے وہ تعطل کا شکار ہے، اور وہ سپریم کورٹ نے ساری پروسیڈنگز جو ہیں اس میں سینٹنس بھی سسپینڈ کی ہوئی ہے۔ اور طرف پہ سپریم کورٹ کا خود یہ کہنا تھا کہ انہوں نے تو کورٹ کو، ججز کو جیل میں ڈال دیا اور کورٹ کو فنکشننگ سے روک دیا۔ نہیں، اس کے علاوہ جو انہوں نے الفاظ بعد میں استعمال کیے، انہوں نے بعد میں بھی کچھ الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے، وہ میں ابھی تھوڑی دیر میں سنواؤں گی جو انہوں نے کہا تھا۔ تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ اور پھر سپریم کورٹ کے اپنے مطابق ایک ایسا آرڈر سپریم کورٹ نے جو پی سی او ججز کو کہا تھا کہ آپ پی سی او اٹھائیں گے، اور باوجود سپریم کورٹ کے آرڈر کے ان پی سی او ججز نے اوتھ اٹھایا سپریم کورٹ کے بقول، اور 10 سے 11 سال یہ مقدمہ چلتا رہا، اور پھر سپریم کورٹ نے بڑی آرام سے جو ہے ختم کر دیے، نوٹسز وڈرا کر دیے۔ تو لا کو جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو پھر آپ یکسانیت سے کرتے ہیں، اور سب سے بڑے جو اس معاملے میں جو آگے تھے، جو سب سے سخت سٹیٹمنٹس دیں، وہ تو مین جو لیڈر ہیں میاں نواز شریف صاحب یا ان کی فیملی، تو یہ تو ان کے کرندے تھے۔ تو اس سے یہ تاثر بھی ابھر کے آ رہا ہے کہ جب انہوں نے معافی بھی مانگ لی تھی تو پھر یہ سزا جو ہے ایک ایسا چیز نہیں تھی جس کو کہ آپ جورسپروڈنشلی صحیح کہہ سکیں۔ آپ اور کچھ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط پریسیڈنٹ سیٹ کیا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور بہت سارے مقدمات لاہور رجسٹری میں اور اسلام آباد کے اندر پڑے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں اس معاملے کے اوپر، اور فیصلے آ سکتے ہیں۔ عارف چودھری صاحب، کیوں ایسا پیغام دیا گیا؟ اور یہ پیغام ہے نہال ہاشمی پہ، کیونکہ ایک ورکر کے طور پہ وہ تھے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ نشانہ بنا کے، جیسے کرد صاحب نے کہا، تو ایک کسی اور کو پیغام دیا گیا ہے اصل میں۔ میں ان دونوں آراء سے قطعاً متفق نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ استدلال یہ بلڈ کیا جا رہا ہے کہ سب کے ساتھ یکساں سلوک ہونا چاہیے۔ میں اس حد تک تو بالکل ایگری کرتا ہوں کہ سب سے یکساں سلوک ہونا چاہیے، لیکن اس بنیاد پر ایک مجرم کو نہ چھوڑا جائے کہ دوسرا اسی طرح کا مجرم جو ہے اس کو آپ نے ابھی سزا نہیں دی۔ معاملہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ ایک کیس چلا،
اس میں سپریم کورٹ نے آرٹیکل 184(3) کے تحت فیصلہ کیا. اس پہ اختلافات ہیں لوگوں کے اور جاتا ہے کہ جی لوگ فیئر کامنٹ کرتے ہیں, بھلے کریں. ہمارے عرفان قادر صاحب کرتے ہیں, دوسرے دوست کہتے ہیں کہ جی انہیں آرٹیکل 184(3) اس حد تک نہیں لے جانا چاہیے تھا. اس میں میں نے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ بھی آپ ہائی کورٹس موجود ہے, ہائی کورٹ میں بھی معاملات آرٹیکل 199 کے تحت آ جاتے ہیں, کیوں آپ سب سپریم کورٹ میں لے جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد ان کے پاس سپریم کورٹ جانے کی گنجائش رہ جاتی ہے, یہاں کوئی اپیل نہیں ہے. لیکن بعد یہ بات کہ کوئی شخص بغیر کسی یعنی فرق کے اس میں کوئی آپ دوسری رائے نہیں قائم کر سکتے. مثلا یہ کہہ دینا, یہ جو طلال چودھری کے لفظ ہے یا ہاشمی صاحب کے لفظ ہے, اسے آپ نہ تو فیئر کامنٹ کہہ سکتے ہیں, نہ اسے آپ تبصرہ کہہ سکتے ہیں. جو فیصلہ ہوا یہ صحیح ہوا, یہ 100% صحیح ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تو ہمارے احباب سزا کے ہی حق میں نہیں ہے. 1 مہینہ کی سزا جو ہے میں سمجھتا ہوں مہینہ دیتے, 10 دن دیتے. اصل بات جو ہے وہ انہیں کورٹ کی اتھارٹی جو ہے اسے اسٹیبلش کرنا. خرد صاحب کی بھی ہے, میری بھی ہے, عرفان قادر صاحب کی بھی ہے, اور آپ یقیناً آپ تو اینکر پرسن ہیں, آپ کو میں اس میں شامل نہیں کرتا. پاکستان کے لوگ بھی کئی حوالوں سے دیکھتے ہیں, اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ادارے جو ہے ابھی سارے اباف بورڈ نہیں ہیں. اس کا کہاں یہ مطلب ہے کہ ہم انصاف کا راستہ روکنے کو بالکل. اچھا خرد صاحب, یہ ایک اہم سوال ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو دیکھیے جو ایک قانون اور عدل کا پیمانہ ہے وہ کس طرح سے ہم نافذ کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نہال ہاشمی صاحب کے بعد اب طلال چودھری صاحب کو بھی بلا لیا گیا ہے. آپ کے خیال میں طلال چودھری کو بھی سزا مل سکتی ہے کیونکہ ان کے بھی الفاظ کچھ کم نہیں تھے, تو کس کس کو سزا ملے گی اور کتنی سزا ملے گی؟ خرد صاحب. جی اسماء شیرازی صاحبہ, میں سمجھتا ہوں کہ جو میری معلومات ہیں, اور آج جو میں سندھ ہائی کورٹ میں بیٹھا تھا وہاں وہ وکیل صاحب موجود تھے, اس میں زیادتی ایسی ہوئی ہے نہال ہاشمی صاحب کے ساتھ کہ جس دن یہ ججمنٹ ریزرو ہوا آرڈر کے لیے, اس دن ہوا یہ کہ جب میٹر پروسیڈنگز ہو رہی تھی اس میں آصف سعید کھوسہ صاحب بھرے ہوئے کورٹ کے اندر اوپن کورٹ میں کہا کہ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ایکٹ ہم اس لیے نہیں بیٹھے ہیں, یا یہ قانون ہمیں اس لیے ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو آگے بڑھیں, ہم کوشش کرتے ہیں. اس میں پرسویٹ کیا گیا, ان کو باقاعدہ پرسویٹ کرنے کے بعد, اس پرسویشن کے بعد نہال ہاشمی صاحب نے ایک ریگریٹ لکھ کر دیا, مگر انہوں نے کہا نہیں اس سے کام نہیں چلے گا, آپ باقاعدہ انکنڈیشنل جو ہے اپالوجی ٹینڈر کریں. انکنڈیشنل اپالوجی ٹینڈر کرنے کے بعد, اس کے بعد اس معافی کے بعد, اس معافی نامے کے بعد, اس معافی نامے میں جس میں سپریم کورٹ کے آنریبل جج نے خود اس ملزم کو ویٹ کیا, اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ آج کی سزا جو ہے وہ زیادتی ہے. آج تمام وکیل یہ کہہ رہے تھے کہ یہ طریقہ تو غلط ہے. اگر اس طریقے سے عدالتیں چلیں گی تو اس کا مطلب جو عدالتیں اپنے لیے احترام پیدا وہ احترام نہیں ملے گا ان کو. اب وہ وکیل خود سپریم کورٹ کا وکیل ہے, موجود ہے, اس نے کہا آیا اس چیز کو اب تردید کرنی چاہیے سپریم کورٹ. نہیں ہو سکتا کیونکہ اوپن کورٹ میں سارے لوگ بیٹھے تھے. بات وہی ہوتی ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ذریعے سے آپ اس ملک میں ایک سسٹم کو لانا چاہتے ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ قابل قبول نہیں ہوگا, اور اس کی جو ہے کسی بھی لحاظ سے لوگ اس کو تسلیم نہیں کریں گے. یہ ویسے بالکل اگر یہ جس طریقے سے نہال ہاشمی صاحب کو سزا دی گئی ہے, میں سے جس تیزی سے یہ خبر پھیلی ہے, اس تیزی سے خبر پھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اس خبر میں کافی دلچسپی ہے, اور وہ دلچسپی یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہال ہاشمی کو جو سزا دی گئی ہے وہ غلط ہے. اچھا, یہ تو خیر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اوپینین ہے آپ کا کہ وہ سزا غلط ہے. اس طرح سے ہم یہ کوئی نہیں کہہ سکتے, ابھی کوئی پیمانہ اس کے اوپر نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کہ جو قانونی ماہرین ہیں, جیسے آج کامران مرتضیٰ صاحب ان کے لائر تھے, انہوں نے کہا کورٹ کے سامنے کہ میں تو بات بھی نہیں کر سکتا اس کے اوپر. اس کے اوپر اپسیٹ ضرور ہیں, یہ جو لاء کے سٹوڈنٹس ہیں جو کہ پڑھتے ہیں. اچھا, جو سیاست کے سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اس کے اوپر دلچسپی لے رہے ہیں. صدیق الفاروق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. صدیق الفاروق صاحب, آپ کی جماعت جو ہے وہ کیوں ایسے مواقع پیدا کر رہی ہے کہ جس سے کورٹ کے ساتھ بار بار ٹکراؤ ہو, کورٹ کو ایسے فیصلے کرنے پڑیں کہ کہے کل کو کہ بھئی یہ تو سب کچھ جو ہے پی ایم ایل این کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟
क्या आपकी जमात को चाहिए कि वो इस तरह के मौके पैदा करें, स्टेटमेंट्स ऐसी दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसमान। तो यह है कि हम तसादुम करने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन हम अपने हुकूक चाहते हैं आइन, कानून और अखलाक के मुताबिक। अब एक प्राइवेट कमरे में एक छोटी सी तकरीब या कारकुनों को खिताब करते हुए बिलाशुबा मैं ये कहता हूँ कि चंद मुतात अल्फाज निहाल हाशमी साहब के मुंह से निकले। जिस तरह भी कुछ दिनों के बाद उसका नोटिस लिया गया और फिर उसके बाद ये जो आज सज़ा सुनाई गई, मैं तो ये अर्ज़ करूँगा कि जस्टिस अफजल जो थे वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उनकी अदालत में मैं मौजूद था जब तौहीन अदालत का एक केस उनके सामने आया तो उन्होंने माफ़ कर दिया और कहा कि दर तौहीन अदालत का मामला होता है तो सिर्फ मुलजिम ही नहीं, जज भी अंडर ट्रायल हो जाता है। फिर मैं ये चूँकि हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और इसका सोर्स जो है सारे कवानीन का वो कुरान और सुन्नत है, तो मैं यहाँ आपके सामने सूरह आल इमरान की आयत 134 पढ़ूँगा, तिलावत करूँगा। ज़मीन अल-ग़ैज़ वल-आफ़ीन अनिन-नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, कि वो लोग जो गुस्सा पी जाते हैं और लोगों को माफ़ कर देते हैं, ऐसे लोग मोहसिनीन हैं और अल्लाह मोहसिनीन से मोहब्बत सर ये तो निहाल हाशमी साहब पे भी लगती है ना कि जब वो ये तकरीर कर रहे थे और कह रहे थे तुम्हारी नस्लें भी याद रखेंगी और तुम्हारे लिए यौम हिसाब बना देंगे, तो फिर उनके ऊपर भी तो ये आयत उसी तरह से लागू होती है। मैंने जो बात की, मैंने ये कहा कि उन्होंने तो गैर मोहतात बात की। ठीक हो गया, ठीक हो गया, उन्होंने माफी भी मांगी, ठीक है। मैं सर एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, माफी भी मांग ली, बिल्कुल ठीक है, वो माफी कबूल हो जानी चाहिए। मगर क्या इस वक्त, मेरा सवाल ब्रेक के बाद, जनरल परवेज मुशर्रफ और आज के बाद से ये मुतालबा चल रहा है, ये आप सोशल मीडिया पे भी देख लें और मीडिया पे भी, कि जनरल मुशर्रफ जो कि बैठ के कहते हैं टेलीविजन के ऊपर कि उनको मैनेज किया गया यहाँ से भिजवाना अदालतों के जरिए से, उनके ऊपर तौहीन अदालत क्यों नहीं लगती? आइन को बार बार तोड़ने वालों के ऊपर तौहीन अदालत क्यों नहीं लगती? एक छोटी सी ब्रेक और इस पर भी बात करेंगे, और साथ ही कि राव अनवार पे भी तौहीन अदालत क्यों नहीं बात करेंगे। जी वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से थे कि जनरल मुशर्रफ के खिलाफ क्यों बात नहीं होती। आरिफ चौधरी साहब, अब ये एक बड़ा इम्तिहान अदालतों का नहीं है कि ये बहस हो रही है कि जनरल मुशर्रफ कह के जाती अदालतों को मैनेज किया गया और वो बाहर गए, उनके खिलाफ कोई तौहीन अदालत? मैं अर्ज करता हूँ कि इम्तिहान अदालतों का बड़े बड़े मामलात में है। अदालतों का इम्तिहान जनरल मुशर्रफ के अलावा अपने जजेस के बारे में फैसले जिनके रेफरेंसेस उनके पास मौजूद हैं उनके बारे में भी है। बार बार कह के हम थक गए हैं कि जनाब उनके भी फैसले करेंगे, वो इम्तिहान है। लेकिन बात यह है कि क्या इन सब इम्तिहानों का ये मतलब है कि अदलिया बतौर इंस्टीट्यूशन उसकी ये हालत हो जाए कि एक साबिक वज़ीर आज़म खड़ा हो के, जो कि एक पार्टी का सरबराह है, लोगों को ललकारे, तलाल फलां फलां, पूछो इनसे, बात करो, क्या मतलब है? यानी सब लोगों को उकसाया जा रहा, फिर आवाम को ये कहा जा रहा, और फिर उनकी बेटी यूं हाथ के इशारे करके कि लाडले आओ आओ, और आप यानी वकील भी उनके भर के देखे, कहीं कोई रुके, कहीं किसी चीज़ को कहाँ तक आप ले जाएंगे। मुझे मेरे फाजिल दोस्त ने कहा कि जनाब ये गरीब आदमी को पकड़े, ये गरीब आदमी नहीं, ये वो सारे लोग हैं जो एक बहुत बड़े अमीर आदमी के जो जिसकी अमारत की जिम्मेदार सारा कुछ हमारे सिलसिले से है, यही पाकिस्तान से लूटा हुआ माल है। हमें कहीं ये ख्याल नहीं आता कि पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है, और अगर कोई फैसला आ रहा है तो उसके बाद इदारा ही खत्म कर दिया जाए। और क्या किसी को ये जरूरत होनी चाहिए? इवन सिविल जज के बारे में ये नहीं जरूरत होनी चाहिए। जिस अफजल जुल्ला की ये बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि अफजल जुल्ला के अलावा और भी आज के जजेस ने भी बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया है। जब आप दीवार के साथ आसमान लगाते हैं किसी को, तो उनको क्या चारा रह जाता है? सब ये वैसे बात हो रही है कि एक बात हो गई थी, उसके बाद बार बार मियाँ साहब भी, मरियम साहिबा भी, ख्वाजा साद रफीक साहब भी, बहुत
तकरीबन उनके जो लोग हैं वो अदालतों पे बात करते रहे, और अभी तलाल साहब ने तो हद कर दी, मतलब इसके ऊपर कोई अच्छा फीडबैक नहीं है। अब पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे रोके? अदालतों का तो कोई स्पोक्स पर्सन नहीं है सर, वो क्या करे? देखें, अदालतें जो है इस तरह के बयानात का कभी जवाब नहीं दिया करती, खामोशी इख्तियार करती हैं, और अगर उनके फैसले अच्छे हों तो जो मर्जी लोग कहते रहें उन पे इसका कोई असर नहीं होता, और उनकी इज्जत जो है लोगों के दिलों में बढ़ती चली जाती है। तो ये जो एक ख्याल पैदा हो गया कि ये कंटेम्प्ट नोटिस के ज़रिए अदलिया अपनी इज्जत कराएगी। अगर आप माजी में देखें तो बहुत सारे 20-20 साल 22-22 साल जज रहे हैं, और सारे करियर में उन्होंने एक भी कंटेम्प्ट नोटिस नहीं दिया। तो ये जो एक रीत चल पड़ी है हर बात पे कंटेम्प्ट नोटिस, अभी हम बहुत पीछे नहीं जाते। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जब फांसी दी गई थी तो पाकिस्तान में एक वेव चल पड़ी थी, और तमाम लोग जो अक्सर लोग जो थे, जो उनके जो पार्टी के थे या उनके जो सपोर्टर्स थे, वो उनको शहीद कहते थे। और इसी तरह के लाहौर हाई कोर्ट में एक केस कर दिया गया कि जी एक ऐसे शख्स को शहीद कहना जिसको कि पाकिस्तान की आला वो सजा दे दे। तो ये केस 5 जजेस ने सुना था लाहौर हाई कोर्ट में, और वो भी इस बात पे मजबूर हो गए थे। उन्होंने कहा था कहाँ हम वहाँ लाखों लोगों को पकड़ के अब जेलों में डाल देंगे, और कौन शहीद है कौन नहीं, ये मामला जो है ये तो अल्लाह ताला के फैसले करने का, हमारा इससे क्या ताल्लुक है, टेम्पोरल कोर्ट्स का इससे क्या ताल्लुक है। हालांकि एक व्यू ये भी हो सकता है जो आरिफ चौधरी साहब ले रहे हैं। आपको ये मामला रुकता दिखाई देता है क्योंकि तलाल चौधरी साहब है, उस दिन रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस कि हम उनको भी बुला सकते हैं साबिक वजीर आजम को, और ऐसे बुलाएंगे कि याद रखा जाएगा। तो इसका मतलब है कि उनको भी बुलाया नहीं जा सकता, सिर्फ उनकी तकरीरों पे पाबंदी भी लगाई जा सकती है नशर करने पे। इज इट पॉसिबल? ये हो सकता है? आप देख रही हैं जी, आप ये कहीं रुकता नजर नहीं आ रहा। अगर उन्होंने इसी तरह कंटेंट देने की कोशिश की और 100-200 बंदा और सामने आ गया और उन्होंने भी बयान देने शुरू कर दिए, तो फिर जैसे अभी आपने जनरल मुशर्रफ साहब का सवाल किया था आरिफ चौधरी साहब से, काश के वो इस पे भी थोड़ा, लेकिन आरिफ चौधरी साहब अपनी जगह पे इस पॉइंट पे उनका ये ठीक है कि निहाल हाशमी साहब की जो स्टेटमेंट है वो वाकई सख्त थी। उसको ना मैं डिफेंड कर रहा हूँ ना कुर्द साहब डिफेंड कर रहे हैं, हम उसको डिफेंड नहीं कर रहे, लेकिन हम कह रहे हैं कि अदलिया को अपनी मुश्किल सूरत हाल में नहीं डालना चाहिए जहां से कि वो फिर निकल ना सके। इमरान खान साहब का केस देख लें आप, इमरान खान साहब ने बड़े सख्त अल्फाज में अदलिया की तनकीद की थी, बिल्कुल, और उन्होंने जब माफी मांगी थी तो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने उनकी माफी देने से इनकार कर दिया था, उनके खिलाफ बाकायदा एक ऑर्डर लिख दिया था। लेकिन उसी केस में बाद में इसी अदलिया ने कहा कि हम रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करेंगे, अगर कोई ना भी माफी मांगे तो कोई बात नहीं है, और उनके खिलाफ हो गई थी। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये इस तरह के नोटिसेस या इस तरह के एक्शंस जो हैं, इस पे बहुत रिस्ट्रेंट की जरूरत है। और यहाँ पे मैं आप ये कह रहे हैं इसके ऊपर रिस्ट्रेंट की जरूरत है, और पॉलिटिकल पार्टी को भी कि उनको क्या बात करनी है क्या नहीं करनी। लेकिन कुर्द साहब अगर आगे पार्टीज को भी देखना चाहिए, बिल्कुल, अगर कुर्द साहब आगे जाके इसी केस के अंदर मियां नवाज शरीफ की तकरीर पे पाबंदी लग जाती है जैसे अल्ताफ हुसैन साहब की लगी हुई है, तो आपके ख्याल में क्या रिएक्शन होगा? और अगर तौहीन अदालत नवाज शरीफ साहब पे लगती है या उनकी साहबजादी पे लगती है, तो उसके बड़े, जैसे अभी कहा इरफान कादिर साहब ने, उनके तो बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, उनके वर्क, वो तो रोज तौहीन अदालत करेंगे, फिर क्या होगा सर? देखिए आजमा शिराजी साहब, अभी हमारे दोस्त ने कहा, मैं उस लिहाज से निहाल हाशमी की पूरी तकरीर को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर पेंडिंग था और दौरान समात जब जज साहब ने खुद कहा कि भाई आप अपोलॉजी टेंडर करें, इसका मतलब वो सारे तकरीर, वो सारे उसके कंटेंट्स जज साहब के जहन में थे जब कोर्ट इस ओपिनियन की थी कि भाई इस पे माफ़ीनामा हो सकता है। उस माफ़ीनामे के बाद इस तरह की बड़ी सज़ा मैं समझता हूँ ये ज़्यादती है। अच्छा। मैं नहीं कह रहा कि वो जो उन्होंने जिस तरीके से, और दूसरी बात ये कि एक बंद कमरे में एक आदमी स्पीच करता है और उसका वो लीक हो जाती है, वो पेश कर दी जाती है, ठीक बात है, ये पब्लिक, लेकिन जो पब्लिक में कर रहे हैं सर, उनका क्या होगा? आई मीन पब्लिक में भी तो तकरीरें हो रही है ना इस वक्त मियां साहब की, मरियम साहिबा की। अब मैं आपकी बात की, मैंने ये कहा कि हम बहुत गलत एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ऐसी सुरंग
लोग हैं टनल में जिसमें रोशनी की कोई किरण नजर नहीं आ रही है। मियां नवाज शरीफ को मैं बार बार कहता हूं, खुदा गवाह मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। आज मैं भी कराची में हूं, मियां साहब भी कराची में हैं, कल उनका फंक्शन भी है, मेरा ताल्लुक नहीं उसके साथ, मगर मैं बैसियत एक लायर के जो मेरा फर्ज बनता है, बैसियत उस शख्स के जो इस मुल्क में बैसियत वकील के एक नाम रखता है, एक रिस्पेक्ट रखता है, मेरा फर्ज बनता है। हम गलत रास्ते में जा रहे हैं, नहीं जा सकती है, मगर आया इस सारी कार्रवाई के बाद इस मुल्क में अमन आएगा, इस मुल्क में अदालतों ये एक को बड़ा एहतराम सवाल मिलेगा, है। इस मुल्क में नहीं होगा। इस पे ब्रेक के बाद सर, मैं इसके ऊपर ब्रेक के बाद ज्यादा तफसीली हम इस पे मजीद बात करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक। इरफान कादिर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ब्रेक के बाद बाकी जो मेरे पैनलिस्ट हैं उनके सामने ये सवाल जरूर रखेंगे, हद क्या है, इसके पॉलिटिकल रेपरकशंस क्या हो सकते हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब, बहस तो हो रही है, जैसे कुर्द साहब ने कहा कि बहुत सारी चीज़ों के लिए अभी रास्ता खुल गया है और ये होना है। क्या आपकी जमात जो है वो वाकई अदालतों को उस नहज पे ले जाएगी कि जहां उनको ये फैसले करें, और अगर ऐसे फैसले करने पड़ेंगे तो खुद आपकी जमात के लिए मुश्किल नहीं होगी? देखिए, कौमों में ऐसे मरहले आते हैं जहां कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अच्छा, तो आप तैयार हैं कुर्बानी के लिए? मतलब बाज नहीं आना हमने। मेरी सुन ले थोड़ा सा जी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की सजाए मौत बात हुई, जिन्होंने सजाए मौत सुनाई उनमें नसीम हसन शाह साहब ने भी बाद में कहा हमसे ये गलत फैसला हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि हमें उन्होंने गुस्सा दिलाया था। अब जज को तो गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। अगर जज को गुस्सा आता है तो फिर वो इंसाफ का कत्ल करता है। ये अबू मूसा अशरी के नाम सैयदना उमर फारूक का ख़त पढ़ें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत क्या थी जजों के लिए या काजियों के लिए? सिद्दीकुल फारूक साहब, ना तो उस तरह के खुलफा है, जाहिर है वो तो एक्सेप्शनल वैसे नहीं हो सकता, वैसा मुआशरा बन सकता है नहीं ना, वैसे हुक्मरान है कि फरात के किनारे एक कुत्ता मर जाए तो हजरत उमर ने कहा मैं उसका रिस्पॉन्सिबल। आज भी उसूल वो ये है। सिद्दीकुल फारूक आपके सामने बैठा है, इसके बारे में नायब कोर्ट ने फैसला किया, फिर हाई कोर्ट ने फैसला किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, और वो सारे फैसले गलत हो गए। रिव्यू पिटीशन में से इंसाफ मिला। तो इसका मतलब से लेके एडिशनल सेशन जज या सेशन जज, हाई कोर्ट का सिंगल बेंच, डिवीजन बेंच, सुप्रीम कोर्ट का बेंच, ये सारे गलत फैसले कर सकते हैं। तो गलत फैसलों पर शिकायत तो होगी ना? बिल्कुल नहीं शिकायत। इसलिए अगर आप फैसले दुरुस्त करेंगे, आपके फैसलों को लोग दिलो जान से मानेंगे। तो ये दुरुस्त फैसले नहीं हो रहे, बेसिकली आपका अदम इत्मीनान है कोर्ट्स के ऊपर। सर, यही तो वो बात है जिसके ऊपर बार बार बात हो रही है। आप ये कह रहे हैं कि अकामा पे निकाला। अब ये आप उठा के किसी को बगैर किसी जुर्म के कूंद छुरी से ज़बह कर दें, ये बंद कमरे में की हुई बातें जो हैं वो बाहर जाएं। आफशर साहब, वैसे ये सवाल उठाया जा रहा है, मामलात को कभी तो तलाल चौधरी ने तो बंद कमरे में नहीं कहा ना सर, तलाल चौधरी साहब ने तो बंद कमरे में नहीं कहा ना। प्राइवेसी है उसकी। बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। बात यह है कि ऐसा नहीं हुआ, सिलसिला शाह से शुरू हुआ कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब जो थे, उन नाअहल करार दिए जाने के बाद उनकी तकरीरों में से एक तकरीर मैंने भी सुनी, जिसमें उन्होंने कहा कि उठो और इन्हें बता दो। अपने शख्स को मुखातिब करके तलाल चौधरी का भी नाम लिया, बाकी भी लीडरों के उन्होंने सबके, आबिद शेर अली का नाम लिया, और बल्कि एक और कोई कामरान माइकल का नाम लिया, सबको के इनसे सवाल करो, इनसे पूछो कि मुझे इन्होंने क्यों घर भेजा है, मुझे प्राइम मिनिस्टर हाउस से क्यों निकाला गया। उसके बाद मुकम्मल तैयारी के साथ हर शख्स ने अपना अपना रोल अदा किया है। यानी आपको मैं आपको क्या करें, वो ये कहते हैं हमें पनामा पे नहीं, अकामा पे निकाला गया। मैं आपको एक कर उसका भी जवाब मौजूद है अगर आपके पास वक्त है तो। जो अकामा है वो जरिया है करप्शन का, मनी लॉन्ड्रिंग का, और महज ये बात नहीं, केस जो था वो असेसमेंट थी एक कि ये सादिक और अमीन नहीं है, जो सारी उस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो चीजें आई थी उसकी बुनियाद पे फैसला हुआ। एक बात आपके प्रोग्राम के हवाले से मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इस पर ज्यादा फोकस करूं जो आज आपने मौजू रखा है। दोस्त, एक तरफ पैगंबराना दलाइल दिए जा रहे हैं, आयात का हवाला दिया जा रहा है हज़रत उमर का, ये नहीं समझ रहे कि क्या
पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये ऐलान किया था तो उन्होंने पहले कहा पूछा कि मैं सादिक और अमीन हूँ, और लोगों से पूछा था। लोगों से बिल्कुल, पूछा। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। अब मामला ये है कि सादिक और इन्हें चाहिए था पार्लियामेंट को खत्म कर देते कि ये आज हम उस कैफियत में, ये बात दुरुस्त है, बिल्कुल ये कर देते। हाँ। मैं इनके बिल्कुल हक में अच्छा, हूं। बिल्कुल। अच्छा, मैं कुर्द साहब से पूछ के सर मैंने वापस उस सवाल पे आना है कि क्या मियां साहब पे पाबंदी लग सकती है। कुर्द साहब, अगर ये सिलसिला इसी तरह रहा, आप ही कर रहे हैं, एक तो आप ये कह रहे हैं कि भाई ये आपको चलता हुआ दिखाई देता है अभी, लेकिन सर पॉलिटिकल लोगों को अपना घर भी तो दुरुस्त करना है, वो अपना घर कैसे दुरुस्त करें? अपने लोगों को भी समझाए ना। हाँ। कुर्द साहब जी, कुर्द साहब को आवाज आ रही है मेरी? जी कुर्द साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी फारूक जी, सिद्दीकुल फारूक साहब, लम्हे के लिए ये बात नहीं की कि रिग्रेट किसी तरफ से हो, और ये रवैया जो है नवाज शरीफ का और उनके हवालियों का वो बदलने की है, ये बात किसी ने नहीं की। वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से तवक्को करते हैं कि वो रेस्ट्रेट रखे। जी सिद्दीकुल फारूक साहब, जी जी यार कुर्द साहब से मेरा कनेक्ट कराएं, बेशक टेलीफोन पे है कि एक किरदार पार्लियामेंट, एक किरदार जुडिशरी का है, जजेस का है, एक किरदार वकला का है। वकला मुजरिम भी दलाइल देते हैं, मासूम के हक में भी दलाइल देने वाला खड़ा होता है। मुजरिम नहीं होता, जज ने फैसला करना होता है, दोनों को सुनकर फैसला करना होता है। जज का मकाम और मर्तबा कुछ और है। सही। इसलिए जज की कि एक अच्छा जज कौन हो सकता है, का मकाम और मर्तबा अच्छा क्या है, फैसला क्या होता है। अच्छा, जज जिसको गुस्सा आ जाए, हाँ, जो गुस्से में फैसला करे, जो तौहीन अदालत की तलवारें लटका दे, वो इंसाफ नहीं दे सकता। मेरे प्राइम मिनिस्टर तो उनसे भी सुपीरियर में जो पेश हो जाए तो सबसे आला मकाम और मर्तबे का, छोटे मकाम और मर्तबे का, जज को आंखें नहीं होनी चाहिए कि एक आए तो उसके लिए बिछ बिछ जाए, सर कहे, जनाब कहे। सुप्रीम लीडर जो है कौम का अंदाज तौहीन वाला नहीं होना चाहिए, तनवीर वाला नहीं होना चाहिए, उसके अंदर बदजुबानी नहीं करनी चाहिए उसे। सर देखिए ना, पीपल्स पार्टी के साथ क्या नहीं हुआ। आप देखिए पीपल्स, आप कह रहे हैं खुद भुट्टो साहब को हैंग कर दिया सर, लेकिन पीपल्स पार्टी ने तो ये नहीं किया ना। क्या पीपल्स पार्टी ने ये सब कुछ किया, ये कहा जो कि पीएमएलएन कह रही है इस वक्त? उन्होंने तारीख पे फैसला छोड़ दिया। बड़ा कुछ कहा, पीपल्स पार्टी ने बहुत कुछ कहा और उन पर तौहीन अदालत लगी। फिर उन्होंने हजारों लोग मैदान में उतारे, जिसका जिक्र जनाब इरफान कादर ने किया है। आपने पूछा तो मैंने कहा पार्टियों पर मुश्किल वक्त आते हैं, पढ़ते हैं, आप भी कोड़े बरसाने वालों के लिए तैयार हैं। इन द इंटरेस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस फैसले करने पड़ते हैं। कुर्द साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सही। मामलात का अगरचे इनके सामने है, लेकिन इन्हें ये पता नहीं है, ये सियासी आदमी नहीं है, वकील है। वकील की बात करें, मैं पॉलिटिशियन हूं, मैं उस हैसियत में पूरे मुल्क, पॉलिटिक्स जो है वो मजमूई चीज है, ये कानून उसका एक हिस्सा है। कानून कॉमन सेंस तो इसका मतलब ये कि ये सब चलता रहेगा ना। मतलब सवाल ये कि ये है कि अगर कोई इदारा ओवरलैप करता है, अपनी हुदूद से निकलता है, तो फिर वो फसाद पैदा करता है। और फसाद जो है जिम्मेदारी है प्राइम मिनिस्टर की, हुकूमत की। आपने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस दी है और इस वक्त भी आपकी हुकूमत है, जिस अंदाज में आप मामलात को चला रहे हैं, ये गवर्नेंस है, ये पता है। और हर तरह की करप्शन आपके लिए वाजिब है और आपके लिए दरगुजर कोई पूछे ना। सर सिद्दीकुल फारूक साहब, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि देखिए इसकी हद क्या है? जी फरमाइए। इसकी हद क्या है सर? अगर इसी तरह कल तलाल चौधरी साहब फारिग हुए, परसों अगर मियां नवाज शरीफ को फारिग किया गया, उनकी तकरीर पे पाबंदी लगाई गई, अगर ऐसे मुमकिन इक़दामात हो सकते हैं, तो फिर मुझे बताएं हद क्या हो?